हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं सेकंड मॉक टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड अ सर्टेन शेप्ड इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? तो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में नक्षत्र तारा भी कहते हैं, इसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो खास करके स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस को मापते हैं उसे हम लाइट ईयर में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। डी वाला सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा। इफ एन ऑब्जर्वर सी स्टार राइजिंग वर्टिकली फ्रॉम द हॉरिजन ही इज लोकेटेड एट, क्या बोला जाएगा इसे? तो कहाँ अवस्थित होगा? तो इक्वेटर पे, जिसे विषुवत रेखा भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, यहाँ पे अवस्थित होगा। तो वह क्षितिज से आसानी से उठते हुए देख सकता है। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप के अलग होने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू, टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू महाद्वीप अलग हुए हैं, कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए हैं, अलग हुए हैं। इसमें बात करें तो दो बल काम करते हैं। पहला पोलर फ्लाइंग फोर्स, दूसरा होता है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स जो लगता है वो टाइडल फोर्स जो लगता है वो मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगता है, जबकि पोलर फ्लाइंग फोर्स पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होने के कारण लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। बाकी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जब खास करके प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे हम पैंजिया बोल रहे थे, पैंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ था। एक अंगारा लैंड, जिसे लॉरेंसिया बोलते थे, और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो लॉरेंसिया एंड गोंडवाना लैंड के तहत जो साउथ में रह गया था, खास करके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये पार्ट जो है ये लॉरेंसिया का पार्ट थे, जबकि साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जो पार्ट थे ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये गोंडवाना लैंड के पार्ट होंगे, जबकि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया वाला पार्ट जो है वो अंगारा लैंड का या लॉरेंसिया का पार्ट होगा। पृथ्वी के गति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ रोटेशंस? तो इसमें हम देखेंगे सीजन चेंज ड्यू टू रोटेशन, जो है मौसम जो परिवर्तन होता है वो रोटेशन के कारण होता है, ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा, नाइट एंड डे ड्यू टू रिवोल्यूशन, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा इसमें, न तो वन न तो सेकंड। इसका मतलब ये है कि सीजन चेंज होता है किसके कारण? रिवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होता है, और रोटेशन के कारण जो है डे एंड नाइट होता है। ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। मकर रेखा नहीं गुजरती, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू, तो कहाँ से नहीं गुजरती? तो मकर रेखा जो है, यहाँ पे जो चारों देश दिए गए हैं ये खास करके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के देश हैं। तो बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती, बाकी पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, तीनों से मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किससे होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, तो यहाँ पे आपको एक देश दिखेगा मैक्सिको, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है। तो जो इक्वेटर है इन तीनों देशों से गुजरती है, बस मैक्सिको से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कौन सा इक्वेटर पे अवस्थित है? तो यहाँ आप केन्या देख चुके हैं पिछले वाले में, तो केन्या जो है इक्वेटर पे अवस्थित होगा। तो आंसर कौन सा होगा? केन्या। भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वेटर पास थ्रू, तो यहाँ पे ऑप्शन अलग होंगे। तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरेगी? भूमध्य रेखा केन्या से गुजरती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होगा, द लैटिट्यूड विथ द मिनिमम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज, तो कहाँ पे? तो हम देखते हैं, अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालते हैं, खास करके औसत तापमान जब हम निकालते हैं, तो सबसे अधिकतम तापमान जब दर्ज किया जाता है, तो सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है दोपहर के 2 बजे के आसपास, और सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है वो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से क्या करें, डिवाइड करें, भाग दें, तो हमें औसत टेम्परेचर निकल के आता है। तो यहाँ पे एनुअल औसत टेम्परेचर या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो कहाँ पे सबसे मिनिमम होगा? तो इक्वेटर पे सबसे कम होता है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा होता है।
इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रधान या में उत्तर नहीं है। प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से नहीं गुजरता? प्राइम मेरिडियन का मतलब जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोलते हैं। और यह टोटल 8 देशों से होकर गुजरता है, जिनमें आपको नाइजर नहीं दिखेगा, बाकी अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन से होकर गुजरता है। और ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से भी होकर यह गुजरता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? सी वाला। ये दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज लैटिट्यूड बिटवीन टू प्लेसेस, द टाइम डिफरेंस विल बी। टाइम डिफरेंस क्या होगा? तो 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, लॉन्गिट्यूड का अंतर है, तो 90 इंटू 4 हम जानते हैं कि 4 मिनट लगता है 1 डिग्री को रोटेट होने में। अपना अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो रोटेट होता है, उसको हर 4 मिनट बाद 1 डिग्री रोटेट होता है, जबकि 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट होता है। और टोटल कितने डिग्री रोटेट होता है? तो टोटल एक सर्कल जो होता है अर्थ का, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री, और एक सर्कल पूरा कब कर लेता है अर्थ अपना? तो एक पूरा रोटेशन जो है 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 15 डिग्री आएगा। तो मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री कंप्लीट करेगा और 4 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री की बात की जा रही है, तो 90 इंटू 4 बराबर कितना होगा? 360। 360 मिनट दिया गया है, इसको हम अगर आवर में कन्वर्ट करें तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 घंटे। तो यहाँ पे कौन सा है? तो 6 आवर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इट इज नून एट ग्रीनविच द लोकल टाइम एट अ प्लेस इज 5 PM, विच मेरिडियन इज इट। जब ग्रीनविच में मध्या है, मध्या मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, यह वह याम्योत्तर होगा। तो कैसे होगा? हम आपको बता चुके हैं कि अर्थ को रोटेशन करने में टोटल 24 घंटे लगते हैं, एक पूरा रोटेशन करने में। और कितना रोटेट करता है 24 घंटे में? तो 360 डिग्री रोटेट करता है। अगर 360 डिग्री रोटेट कर रहा है तो 1 घंटे में जो है 15 डिग्री रोटेट करेगा। 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि 5 बजे साय है, इसका मतलब ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री जाती है, 0 डिग्री आती है। 0 डिग्री के ईस्ट में जो होगा वहाँ समय आगे होगा, वेस्ट में जो होगा वहाँ समय से पीछे होगा। तो यहाँ पे अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अगर किसी स्थान पे शाम के 5 बज रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। अगर ईस्ट में है तो कितना ईस्ट में है? तो 5 घंटे कैसे निकलेगा? तो 1 घंटे चलने में 15 डिग्री, तो 5 घंटे चलने में 5 इंटू 15 बराबर 75 डिग्री ईस्ट। याद रखिएगा ईस्ट। तो 75 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन ए वाला सही होगा। फॉन एक स्थानीय पवन है। फॉन इज अ लोकल विंड ऑफ। तो फॉन जो लोकल विंड है, ये हमको खास करके आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में पड़ता है, यहाँ के आसपास देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऑप्शन जो देखेंगे, चाइना, कोरिया, जापान, ये सब एशिया के आसपास देश हैं, जबकि स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपीय देश है, और यहीं पे होके फॉन एक लोकल विंड बहती है। अगला क्वेश्चन है कि विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फॉन आल्प्स बिल्कुल सही है, बोरा पोलैंड बिल्कुल सही है ये भी, मिस्ट्रल जो है ये राइन वैली, और खमसिन जो है इजिप्ट। खमसिन जो है खास करके इजिप्ट बहता है, मिस्ट्रल जो है वो राइन वैली, मिस्ट्रल राइन वैली में नहीं बहता, यही ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन सी। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो चिनूक जो है एक लोकल विंड है जो कि यूएसए में बहता है। उसके बाद शिराको कहाँ बहता है? तो यूरोप में बहता है, खास करके अफ्रीका से यूरोप की तरफ। और सिसिली आइलैंड है, इटली का एक आइलैंड है, इटली देश का एक आइलैंड है सिसिली, जो कि मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में पड़ता है। उसके बाद आता है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड जो है नॉर्थ अमेरिका में खास करके ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय मतलब एक प्रकार का कोल्ड लोकल विंड है, जो कि चिली में ना होके कनाडा और उसके आसपास देशों में फ्लो करता है। तो ऑप्शन सी वाला जो है गलत होगा, बाकी सब सही है। नॉर्वेस्टर जो है इंडिया में बोला जाता है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में लोकल विंड को नॉर्वेस्टर बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है, केरल में आम्र वर्षा बोला जाता है, उसके बाद कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। तो अलग अलग नाम है उसके। बादल परिणाम है। तो बादल जो है, क्लाउड आर द रिजल्ट ऑफ किसके परिणाम है? तो कंडेंसेशन, जिसे संघनन कहा जाता है। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है? तो अगर वाटर जो है, पानी जो है वो वाष्प या
वाष्प जो है वो पानी की बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाए, वाष्प या वेपर पानी की बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड या बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के थ्रू ही बारिश होती है। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? विच क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंस रेनफॉल? तो यहाँ पे दिखेगा आपको क्यूमुलस जो है, क्यूमुलो निम्बस है, निम्बो स्टेटस है और सिरस स्टेटस है। तो आपको देखने को मिलेगा क्यूमुलो निम्बस जो बादल होते हैं, कपासीय वर्षा मेघ जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं, सबसे तेज़ बारिश करते हैं। बाकी क्यूमुलस भी बारिश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश कौन करेगा? क्यूमुलो निम्बस करेगा। निम्बो स्टेटस भी बारिश करता है, सिरस स्टेटस भी। ये सिरस जो है काफ़ी ऊंचाई पे बादल माने जाते हैं, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्यूमुलो निम्बस सबसे तेज़ बारिश के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। द हाइएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड्स आर। सबसे ऊंचाई पे बादल जो कहे जाते हैं, कहीं पे अगर आपको सीरस वर्ड दिख जाए, सीरस मतलब स्तरीय वर्ड दिख जाए, तो आप देखिएगा सबसे ऊंचाई वाले बादल कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, सीरस स्टेटस और क्यूमुलस। और जो सीरस स्टेटस है ये सबसे ऊंचाई पे बादल हैं। बाकी अल्ट्रो क्यूमुलस, अल्ट्रो स्टेटस ये मध्यवर्ती बादल होते हैं, सबसे बीच में बादल पड़ते हैं ये। बाकी ये दोनों जो हैं वो सबसे ऊंचाई के बादल हैं, उनमें से सबसे ऊंचाई पे बादल सीरो स्टेटस दिखेगा, ऑप्शन डी। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो कॉरियोलिस फोर्स जो है काम करता है इसके लिए। तो कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? तो कॉरियोलिस फोर्स की बात करें तो कॉरियोलिस नामक एक व्यक्ति ने बताया था कि अर्थ के, अगर ये अपना अर्थ है, यहाँ से 0 डिग्री जाता है, तो कोई भी अगर हवा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ में अपने राइट साइड मूव कर जाती है। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है तो साउथ में अपने लेफ्ट साइड मूव कर जाती है, अपने लेफ्ट साइड मूव कर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बताए थे कॉरियोलिस कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा विंड अपने राइट साइड और साउथ हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने लेफ्ट साइड मूव कर जाती है। और ये किसके कारण होता है? तो यह अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। कॉरियोलिस फोर्स कैसे जन्म लेता है, ओरिजिनेट कैसे करता है? तो ये अर्थ का जो रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, उसके कारण ये जन्म लेता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, ऑप्शन सही होगा रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू द मेडिटेरेनियन सी आर। कौन से होंगे? तो होंगी वो ट्रेड विंड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर या भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, भूमध्य सागर की हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो भूमध्य सागर लगभग 40 से 45 डिग्री के आसपास पड़ता है। और जब गर्मी में ये ट्रेड विंड जो है वो भूमध्य सागर की तरफ चलती हैं, जबकि यही ठंड में जो है वेस्टर्ली चलती है या पश्चिमा पवन चलती है, जिससे बारिश भी होती है भूमध्य सागर में। तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ठंड में बारिश होती है क्योंकि वेस्टर्ली चलता है, और जबकि गर्मी में बारिश नहीं हो पाती क्योंकि ट्रेड विंड चलने लगता है गर्मी में। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? सीजन रिवर्सल ऑफ विंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रतिरूपी अभिलक्षण है? तो किसका अभिलक्षण है? तो मानसूनल क्लाइमेट, जिसमें मानसून में वर्षा होती है, खास करके जून से लेकर सितंबर या अक्टूबर तक वर्षा होती है, मानसूनल क्लाइमेट का यह लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब सबसे कम होगा, एयर प्रेशर ये लोवेस्ट इन, सबसे कम वायुदाब कब होगा? तो सबसे कम वायुदाब जो है, हम जानते हैं प्रेशर जो है वो सतह पे, खास करके धरातल पे, सतह पे प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे वायुदाब सबसे कम होगा जब समर होगा, समर मतलब गर्मी में, तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो वायुदाब या एयर प्रेशर सबसे कम होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे ही हम सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, खास करके एटमॉस्फेयर में ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो ऊंचाई की तरफ जाने पे हमको देखते हैं कि टेम्परेचर भी कम होता है और प्रेशर भी कम होता है। तो ये जो घटना है ये सिर्फ धरातल पे काम करती है, सतह पे काम करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो टॉर्नेडो एली जो है ये मिसिसिपी प्लेन में कहा जाता है। तो मिसिसिपी एक रिवर है, उसी के आसपास जो प्लेन पाए जाते हैं उसे बोलते हैं मिसिसिपी प्लेन। एक और रिवर है वहाँ पे, मिसौरी रिवर। तो मिसिसिपी प्लेन के आर पास ही टॉर्नेडो चलता है, जो कि दुनिया का सबसे तेज साइक्लोन माना जाता है, जो कि स्थल पे जनरेट होता है और स्थल पे ही खत्म हो जाता है। इससे बारिश तो नहीं होती, लेकिन हाँ तबाही बहुत बड़े पैमाने पे होती है। अगला है, विच स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है फ्यूजिटा स्केल, ऑप्शन बी,
मर्केली स्केल की बात करें और रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। मर्केली स्केल भूकंप की खास करके कितना भूकंप ने तबाही मचाया है उसको मापता है मर्केली स्केल। तो मर्केली स्केल प्रभाव को मापता है, इफेक्ट को मापता है, जबकि रिक्टर स्केल भूकंप की इंटेंसिटी को मापता है। इसका ऑप्शन सही होगा फ्यूजियाटा स्केल, ऑप्शन बी। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? टाइफून जो है, टाइफून चाइना सी में चलता है। तो अलग अलग चक्रवात के अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे चिनूक जो है बोला जाता है, या कह सकते हैं कि चिनूक वाला वर्ड नॉर्थ अमेरिका के आसपास, जबकि टाइफून वर्ड बोला जाता है चाइना सी के आसपास। चक्रवात या साइक्लोन बोला जाता है इंडिया में इसे। तो अलग अलग नाम दिया गया है। तो टाइफून कहाँ होगा? चाइना सी में होगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर अर्थ पे कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री नॉर्थ पे। 20 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो है वो कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, यहाँ महाद्वीप ज़्यादा है, जबकि साउथ हेमिस्फेयर में ओशन ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर नाइट आर कूलर देन क्लाउड नाइट्स ड्यू टू। तो साफ रात जो होती है मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब साफ रात होती है तो अर्थ से, ये अर्थ हो गया अपना, यहाँ से जो रेडिएशन सन की तरफ से जो रेडिएशन अर्थ पे आता है खास करके दिन में, इसे बोलते हैं सोलर रेडिएशन। जबकि शाम के समय या रात के समय ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर जब बाहर जाता है एटमॉस्फेयर से तो इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन आता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जाता है, इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। और अपना एटमॉस्फेयर जो है किससे गर्म होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अपना एटमॉस्फेयर गर्म होता है और सोलर रेडिएशन दिन में आता है। ठीक है। और याद रखिएगा सोलर रेडिएशन जो है यहाँ पे इसका लैम्डा, जिसे वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा इसका कम होता है, जबकि इसका म्यू या फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है इसका लैम्डा ज़्यादा होता है और इसका म्यू या फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। तो ये जो है कम एनर्जी धारण करती है, ये ज़्यादा एनर्जी धारण करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिखने को मिलेगा आपको कि क्यों होता है, क्योंकि रेडिएशन के कारण ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोर इंसोलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यातप को परावर्तित करता है? क्या है कि इनमें से कौन सा अधिक सूर्यातप को प्रभावित करता है? प्रभावित मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोर इंसोलेशन। तो इंसोलेशन की बात करें तो जब सन से रेडिएशन पृथ्वी पे आती है तो उसे बोलते हैं इंसोलेशन, और पृथ्वी से जो वापस जाती है उसे बोलते हैं रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जो वापस जाती है उसे एल्बिडो बोलते हैं। कौन सा सतह कितना अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाता है उसे उतना ही अच्छा एल्बिडो माना जाता है। तो सबसे अच्छा एल्बिडो जो होता है वो बर्फ़ का होता है, फ्रेश स्नो का होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सैंडी डिजर्ट, उसके बाद प्रेयरीज का देखने को मिलेगा, उसके बाद पैडी फील्ड का देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पे ऑप्शन आंसर क्या सही है? फ्रेश स्नो। अपना लगभग लगभग जितना आता है रेडिएशन उसका 100% वो रिफ्लेक्ट कर देती है फ्रेश स्नो। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लोकेटेड इन। संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह कहाँ अवस्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो है वो, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं लगभग 36,000 मीटर की ऊंचाई पे, और यह एक्सोस्फीयर का पार्ट है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को कंटेन कौन करता है? स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल ओजोन लेयर को कंटेन करता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन का है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन का आता है, उसके बाद आर्गन का आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का आता है। कौन सा वायुमंडल में अस्थायी गैस है? एक क्या है? परमानेंट गैस। तो परमानेंट गैस की बात करें तो 3 परमानेंट गैस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन स्टेबल गैस हैं, परमानेंट गैस हैं। उसके अलावा जो गैस हैं वो परमानेंट नहीं होती, उनमें बदलाव होता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, ऑप्शन सी। परतदार चट्टानों के विषय में, परतदार चट्टान किसे बोलते हैं? जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उन्हें परतदार चट्टान बोलते हैं। तो कौन सा सही होगा? तो फॉसिल, लेयर, फॉर्म्ड बाई वाटर, तीनों सही हैं। फॉसिल पाए जाते हैं इसमें, लेयर पाई जाती हैं, फाउंड बाई वाटर तीनों पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किससे हुई है? मेटामॉर्फिक रॉक आर फाउंड बाई। तो किससे हुई है? तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री दोनों से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, याद रखिएगा, दोनों से बनते हैं।
उसके बाद आता है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि ग्रेनाइट जो है एक इग्नियस रॉक है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर सिस्मिक वेव आर द फर्स्ट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। तो जहाँ सबसे पहली बार दर्ज किया जाता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। जहाँ सबसे पहली बार जनरेट होता है भूकंप, जहाँ से उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर या फोकस भी बोलते हैं उसे। तो हाइपोसेंटर फोकस एक है, जबकि जहाँ सबसे पहली बार लंबवत वह स्थान जहाँ सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है, उसे बोलेंगे एपिसेंटर, अधिकेंद्र हिंदी में बोलते हैं। कोकोस प्लेट किनके मध्य है। तो कोकोस प्लेट जो है हम देखते हैं कि सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, ऑप्शन ए वाला, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट देखने को मिलता है। किलिमंजारो है, किलिमंजारो एक जो है वोल्केनो है। किलिमंजारो एक वोल्केनो है जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो वोल्केनिक माउंटेन है किलिमंजारो एक। विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे बोलते हैं। तो बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली एक एक्टिव वोल्केनो है, याद रखिएगा, जो कि इटली में पड़ता है। इटली का समझ लीजिए कि मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है, जो कि इटली का पार्ट है। द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज, दुनिया का, संसार का सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है। तो किलाऊ। किलाऊ कहाँ पे है। किलाऊ वोल्केनो जो है ये हवाई आइलैंड, जो कि यूएसए के अधिकार में है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकार में आता है हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड में पड़ेगा किलाऊ आइलैंड, और उसी आइलैंड पे जो है एक वोल्केनिक इरप्शंस हुआ था जिसको बोलते हैं किलाऊ वोल्केनिक इरप्शंस। तो यही जो है दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ से हमेशा गैस, राख, उसके बाद बहुत सारी वाटर वेपर निकलती रहती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। तो ये था पूरा मॉक टेस्ट। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।